हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू यूपीएससी इंट्रिकेसीज। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक के वन ऑफ द इग्नोर टॉपिक दैट इज़ इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट्स। जनरली हाफ ऑफ द एस्पिरेंट लॉबी इज़ ब्लैंक इन दिस सेक्शन एंड दिस इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आने वाले 20 से 25 मिनट्स में आपको 16 साइंटिस्ट के बारे में नॉलेज होने वाली है कि व्हाट आर देयर अचीवमेंट्स एंड हु आर दे। Right? So let's start with our first scientist whose name is J.C. Bose और जगदीश चंद्र बोस। इनने जो पहला अपना स्टडी करा, जो पहला इनका काम है, इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी। राइट? तो इन्होंने जो डिस्कवर करा या इन्होंने जो स्टडी करा, इट इज़ रिगार्डिंग कि अगर हम किसी भी प्लांट को एक्सटर्नल स्टिमुलस दें। एक्सटर्नल स्टिमुलस का मीनिंग है कि एक्सटर्नली अगर हम उसे कुछ भी तरह की चीज़ प्रोवाइड करें, लाइक टच, लाइक हीट, लाइक प्रेशर, तो प्लांट किस तरह से रिएक्ट करेगा। ही स्टडीड अबाउट दिस थिंग। आई विल ऑल्सो गिव यू एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना हो, राइट? अगर आप टच मी नॉट प्लांट को कभी टच करें तो उसके लीव्स जो है, उसके जो फ्लैप्स हैं, इट विल गेट क्लोज। तो हमने वहाँ पे जो टच है, दैट इज़ द एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो हमने प्रोवाइड करा, जिसकी वजह से टच मी नॉट के लीव्स बंद हो गए। इसी तरह की स्टडी जेसी बोस ने भी करी, ऑब्वियसली इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। उसके बाद उनकी सेकंड डिस्कवरी है क्रेसोग्राफ। नाउ व्हाट इज दिस क्रेसोग्राफ? इट इज़ ग्राफ विच विल मेजर द ग्रोथ एज वेल एज मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विथ ग्रेटर प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन उसकी शूट ग्रो नहीं करी, किसी दिन उसकी टिप ग्रो नहीं करी, किसी दिन उसकी रूट ग्रो नहीं करी। सो इट विल मेजर ऑल द थिंग्स। नाउ द अनदर थिंग, he worked in the arena of radio and wireless communication. Look कि उन्होंने पहले दोनों जो उनकी डिस्कवरीज हैं, उनकी स्टडीज़ हैं, उससे कितना अलग है ये चीज़ें। सो आप इनकी वाइड रेंज देख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो डिस्कवर करा, द थिंग इज़ कि उन्होंने जो मिलीमीटर वेवलेंथ है, उसकी मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसफ़र करके दिखाया, एंड इट इज़ अ वेरी मैसिव अचीवमेंट एक्चुअली। नाउ द अनदर थिंग इज़ द माइक्रोवेव रिसर्च। जगदीश चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द पायनियर इन द माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। जो आज हम माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, ही वॉज द पायनियर ऑफ दैट। और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जनरली यूज़ कहाँ पे होती है? एक तो हमारे घर पे माइक्रोवेव के नाम से है ही ऑलरेडी, माइक्रोवेव गर्म करने के लिए खाना। द अनदर थिंग्स आर टेलीकम्युनिकेशन, रडार सिस्टम, इवन इन सब में माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसके पायनियर जगदीश चंद्र बोस जी थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर सेकेंड साइंटिस्ट, whose name is Praful Chandra Ray. He was also known as the father of Indian pharmaceutical industry. And इनका जो इनका मेन डोमेन था, दैट इज़ रिगार्डिंग केमिकल रिसर्च। इन्होंने केमिकल रिसर्च में बहुत काम करा, एंड इन्होंने इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट ओन्ड इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सेटअप करा, राइट? इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन और साइंस कम्युनिकेशन के जो फील्ड है उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसमें अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी। And he was the first to establish a chemistry research laboratory in India. Okay? Chemical research laboratory setup करने वाले he was first person. So आप ये तीन अगर चीज़ें इनको थोड़ा elaborate करके अपने एग्जाम में लिख दे, अगर आपको बाई चांस पूछ लिया गया, so you are well equipped to answer this question. Now let us talk about the third personality, which was the great C.V. रमन जी। और सी.वी. रमन जी, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, दैट इज़ हिज रमन इफ़ेक्ट। अब बहुत बार लोगों को रमन इफ़ेक्ट नहीं पता होता, तो आई विल टेल यू इन अ वेरी सिंपलर फैशन। देखिए, रमन इफ़ेक्ट है क्या। पहली चीज़ तो रमन इफ़ेक्ट वॉज गिवन इन 1928। ओके, तो अब ये बताता है कि अगर लाइट किसी मैटर के साथ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ लाइट रे, एंड लाइट रेज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। ओके, अगर फोटॉन्स जो कि लाइट रे में है, अगर वो किसी मैटर के साथ, मैटर फॉर एग्जांपल कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, उसके साथ टकराए, तो उसके बाद क्या रिएक्शन होती है, राइट? ये जो लाइट है, इट विल गेट फ्रेगमेंटेड। ये अलग अलग वेव लेंथ में फ्रेगमेंटेड हो जाती है। तो इसके बारे में जो स्टडी करा था, दैट विल गिव राइज टू दिस रमन इफेक्ट। द अनदर थिंग इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगेन जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म है, इट मीन्स
जो एक सिंगल वाइट लाइट है उससे अगर स्पेक्ट्रम जब बनता है ना, 7 लाइट्स बनती है विबग्योर, आपने सुना होगा, तो जो ये वेवलेंथ्स अलग अलग बन रही है, ये जो 7 लाइट्स बन रही हैं, दैट मीन्स देयर इज़ अ डाइवर्जेंस विच लीड्स टू डिफरेंट वेवलेंथ्स एक्चुअली. ओके, तो इन वेवलेंथ्स की जो स्टडी है दैट इज़ डन बाय रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. द अनदर थिंग इन जो जिसमें इन्होंने काम करा वो डोमेन था ऑप्टिक्स एंड अकाउंट्स. आई एम सॉरी, यहाँ पे देयर वाज अ मिस्टेक, दिस इज एकॉस्टिक, यानी ध्वनि वाले यंत्र. ओके, तो उन्होंने उसको भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है अपनी लाइफ में. दिस वॉज हिज मेजर अचीवमेंट्स. ओके, ये तीनों. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अवर अनदर साइंटिस्ट हुज नेम इज मेघानंद साहा. ही वॉज एन एस्ट्रोफिजिस्ट, राइट. और इन्होंने एक इक्वेशन दी विच वॉज नेम्ड ऑन हिज नेम एक्चुअली, साहा आयोनाइजेशन इक्वेशन, एंड इट वॉज गिवन इन 1920. और इन्होंने ये आयनाइजेशन इक्वेशन दी किसके रिगार्डिंग है? आयनाइजेशन जो ये इक्वेशन है इट इज़ रिगार्डिंग आयनाइजेशन ऑफ गैस एक्चुअली. ओके, और इन्होंने प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में अपनी स्टडी करी थी. सो आप ये लिख सकते हैं प्लाज्मा फिजिक्स, राइट, एंड साहा आयनाइजेशन इक्वेशन रिलेटेड टू गैस. ऑब्वियसली हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है. अगर आपको इनकी मेजर इक्वेशंस या इनकी मेजर अचीवमेंट्स के नाम पता होंगे, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द जनरलिस्टिक एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिज अनदर वर्क. ही वर्कड ऑन द स्टेलर स्पेक्ट्रा. नाउ व्हाट इज दिस स्टेलर स्पेक्ट्रा? स्टेलर का मीनिंग है आउटर स्पेस में होने वाली चीज़ें ऑब्वियसली. अब फॉर एग्जाम्पल कहीं से कॉस्मिक रेज आ रही हैं, राइट. अब इस जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं इसको हम डिवाइड करते हैं, जो इसकी अलग अलग वेवलेंथ्स है उसे हम स्टडी करेंगे. तो इन्होंने स्टेलर स्पेक्ट्रा पे काम करा इस तरह से, अलग अलग जो वेवलेंथ्स है उन्हें स्टडी करा. देन लास्टली ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स. अगेन अ मेजर अचीवमेंट जो आज भी हमें हेल्प कर रही है हमारी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसे आगे बढ़ाने में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट another one of the greatest personality, that is एस.एन. बोस. इन्होंने जो इक्वेशन दी आइंस्टाइन के साथ मिलके, जिसे हम बोस आइंस्टीन इक्वेशन या बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स कहते हैं, they will formulate or not formulate or discover an element or a particle named boson. इस बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं. द रीज़न बिहाइंड कि दिस इज़ वन ऑफ द स्टेबल थिंग्स. मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ बेसिक समझाता हूँ. आई विल मेड अनदर सेपरेट वीडियो ऑन द बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑब्वियसली इन द अपकमिंग डेज. तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर एक मोटा समझाऊँ तो अगर ये एक एटम है और ये एक एटम है, ऑब्वियसली मैं टर्मिनोलॉजी बहुत परफेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ. तो इसके अंदर या एक ये प्लेट ले लीजिए, इसमें एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे, ये आपस में यहाँ पे मूव करते रहते हैं, राइट. लेकिन ये अपनी जगह पे जहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ये रोटेट भी करते हैं. इस तरह से करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑब्वियसली. तो जनरली उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. लेकिन जो बोसॉन होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज़ मैक्सिमम. वो एक अगर यहाँ पे इस तरह से एस्टैब्लिश है, इसका स्पिन इस तरह से है, तो अगले वालों का स्पिन भी इस तरह से रहेगा. सो इट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी, ताकि हम अगर हमारे पास इस तरह का कोई एलिमेंट है तो हम वहाँ पे रिसर्च अच्छे से कर पाएंगे बिकॉज द एटम इज स्टेबल, राइट. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिक स्टेट ऑफ मैटर. ओके, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, यूनिक स्टेट ऑफ मैटर. नाउ अगर मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताऊं, सो दिस बोसॉन एग्जिस्टेड एट अ वेरी एक्सट्रीमली लोअर टेम्परेचर. ओके, गॉट इट. तो आप इन सब पॉइंट्स को जोड़ के अब अपना एक आंसर लिख सकते हैं, एक बेसिक आंसर तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं इसके ऊपर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर पर्सनैलिटी, दैट इज़ होमी जागीर बाबा, राइट. होमी जे बाबा, ही वॉज द फंडामेंटल रिसर्चर इन न्यूक्लियर फिजिक्स, राइट. तो इन्होंने जो इनके जो मेजर काम है, ही वॉज इनिशियली, अगर मैं आपको बताऊँ, ही वॉज अ थ्योरिस्ट एक्चुअली. अब थ्योरिस्ट का क्या मीनिंग रहता है कि जो इक्वेशंस और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं उनकी हेल्प से कुछ नई डिस्कवरी करना. तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कोई नई डिस्कवरी नहीं करी, रैदर
उन इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करी हैं चीज़ें, राइट। एंड ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, अगर आपको पता हो, इट इज़ अ 3 स्टेज प्रोग्राम और इंडिया ने 2 स्टेजेस अचीव कर लिए और 3rd स्टेज पे काम कर रही है। तो वो जो स्टेजेस डिफाइन करी थी ना कि किस किस तरह से न्यूक्लियर, हमारा इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा, इट वॉज ऑलरेडी प्री प्लान्ड बाय मिस्टर होमी जहांगीर बाबा, राइट। द अनदर अचीवमेंट इज ही एस्टैब्लिश द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ऑब्वियसली इट वॉज फंडेड बाय जमशेदजी टाटा एट दैट टाइम, आपने सुना होगा। सो ये उनकी मेजर अचीवमेंट्स थी एंड इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1945 if my memory serves me right. Now let us talk about another scientist whose name is हरगोविंद खुराना। इन्होंने जेनेटिक्स की दुनिया में बहुत ही नाम कमाया है और इन्होंने जेनेटिक्स, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उन्हें उनकी डिकोडिंग करी है। जेनेटिक कोड आई विल एक्सप्लेन यू अ बिट एक्चुअली। देखिए, जेनेटिक्स कोड्स होते हैं ATGC। व्हाट इज़ द ATGC? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब इस तरह से मिलकर हमारा DNA फॉर्म होती है। जो DNA की चेन्स होती है ना, वो इस तरह से फॉर्म होती है इन न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के। तो इन्होंने जो जेनेटिक कोड्स थे ना, इनको डेसिफर करा, इनको डीकोडिफाई करा कि किस कोड की वजह से क्या फंक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस तरह से ये चलती जाती है चेन, राइट, इस तरह से चलती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से ये जो GC वाला पेयर है, अगर मैं ये हटा दूँ तो उस पूरे DNA का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और जो उसका फंक्शन है इट विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड। तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि किस जेनेटिक कोड का क्या फंक्शन है, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जेनेटिक कोड्स के बारे में। द अनदर थिंग, ही he experimented about the synthesis of nucleic acid. Now what is nucleic acid? देखिए, nucleic acids are of 2 types. One is your DNA and the another one is RNA. DNA stands for deoxynucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. Now the another thing is he also won the Nobel Prize for interpreting how genetic codes leads to protein synthesis. देखिए, जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ना, इट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ट्रांसक्रिप्शन की नहीं हो रही, कि उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया कि कैसे जेनेटिक कोड्स लीड्स टू ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, जो उसके पीछे की इंट्रिकेसीज है, इट वॉज टोल्ड बाय हरगोविंद खुराना। सो दीज वॉज द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हरगोविंद खुराना। आई होप कि अब इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए सो यू विल बी एबल टू आंसर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मिथ अगेन, नॉट द मिथ, द ग्रेट पर्सनैलिटी एक्चुअली, विक्रम साराभाई। ही वॉज द पायनियर and he established our premier institute named ISRO, and he was the beginner of or initiator of India space program. Okay, and also he played a major role and he acted as a spearhead in the satellite technology in India. और जो हमारी पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, उसमें भी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1975. ओके, नाउ ही ऑल्सो वर्कड इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। और आज के टाइम पे जो IIM अहमदाबाद है, इट वॉज ऑल्सो सेटअप बाय विक्रम साराभाई. द अनदर थिंग, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, राइट, PRL, it was also established by Vikram Sarabhai. So he was one of the, we can consider him the backbone of the Indian Space Research Organization. Okay, now let us talk about another great scientist named S. Chandrasekharan, जिनके नाम पे आपने कभी अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ी है, so you will came across this term Chandrasekhar limit. It was named after him. अब बात करते हैं चंद्रशेखर लिमिट होती क्या है. इट इज़ नॉट अ बैरियर एक्चुअली, जो जनरली इसके नाम से डिपिक्ट होता है. इट इज़ एक्चुअली अ वेट विच इज़ 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन. अगर कभी भी इससे ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ का मास हो जाता है, सो दैट थिंग विल कोलैप्स एज पर
एस चंद्रशेखरन, तो उन्होंने इस जो ये वैल्यू है उसको नाम दे दिया चंद्रशेखर लिमिट। तो अगर 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, अगर किसी भी चीज़ इंटरस्टेलर चीज़ का भार होता है, सो इट विल गेट कोलैप्स, इट विल गेट एक्सप्लोडेड। ओके, सो अनदर थिंग जिसके बारे में इन्होंने काम करा है, दैट इज़ ही स्टडीड अबाउट एवोल्यूशन ऑफ स्टार, कि स्टार अब आगे जाके ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, राइट, या वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। ही स्टडीड अबाउट दैट। अगेन मैंने आपको बताया कि उन्होंने वाइट ड्वार्फ और ब्लैक होल के बारे में पढ़ा ही है। सो ही गिव द थ्योरी ऑफ वाइट ड्वार्फ, कि वाइट ड्वार्फ की फॉर्मेशन होगी कैसे, एंड इट इज़ अ थ्योरेटिकल मॉडल, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल। सो उन्होंने इसके बारे में बात करी। देन लास्टली ही टॉक अबाउट असर्शन थ्योरी। ऑब्वियसली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी। तो ये बताती है हमें कि बाहर से जो भी इंटरस्टेलर जो चीज़ें हैं, उनसे आने वाली जो रेज़ हैं, उनको इन्होंने एक्सरे और गामा रे में डाइवर्ट करके अपनी स्टडीज़ करी थी, राइट। और इन्होंने कहा था कि जो ये इन रेज़ में अगर हम काम करते हैं इंटरस्टेलर में, या उस स्पेस से आने वाली जो एनर्जीज है उसको हम इन वेव्स में पढ़ते हैं, सो इट विल गेट ईजी फॉर अस टू इंटरप्रेट दोज थिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम विश्वेश्वराया, जो कि PYQB है, मोस्ट प्रोबेबली 2018 और 2019 देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट दिस ग्रेट पर्सनैलिटी। सो इन्होंने पहली चीज़ डिज़ाइन करा है इंडिया का फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी हमारा जो फर्स्ट डैम है वो इन्होंने डिज़ाइन करा था, ऑफिशियल जो फर्स्ट डैम है। और उस डैम का क्या नाम है, जो कि अभी भी है, कृष्ण राजा सागर डैम, जो कि कर्नाटका में है, राइट। ये उन्हीं ने डिज़ाइन करा था। ही वॉज एन इंजीनियर एक्चुअली। उन्होंने इस फील्ड में और काम करते हुए फ्लड कंट्रोल और वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में भी अपनी जो उनकी रिसर्च थी उसे पब्लिक में रखा और उस पर काम भी किया काफ़ी। उसके बाद द अनदर थिंग इज़ ही वर्कड एज अ चीफ इंजीनियर इन PWD डिपार्टमेंट। ओके, जो आज के टाइम पे हम बोलते हैं ना PWD, उसमें ये चीफ इंजीनियर थे। सो उन्होंने वहाँ पे भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाई। ओके, आप ये वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली आप लिख ही सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्रेट MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने ही हमें हमारी वी कैन से फूड सिक्योरिटी इंश्योर करवाई इंडिया के लिए। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ हाइब्रिड सीड्स, राइट, एंड द हाई वेराइटी सीड्स। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। देखिए, हाई वेराइटी सीड्स और हाइब्रिडाइज्ड सीड्स, इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड सीड्स है ना, उनमें जो मॉडिफिकेशन करी गई है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू जेनेटिक्स, कि आप वहाँ पे उनकी जो जेनेटिकल बेसिस हैं आप इन्हें ऑल्टर करके इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे खेत में जो एक फॉर एग्जांपल वीट का प्लांट है, वो कम यील्ड प्रोड्यूस करता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं 2 शहर छोड़ के जाऊँ और वहाँ पे जो वीट का प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और मैं यही वाला प्लांट लाकर अपनी फील्ड में लगा रहा हूँ, सो मेरी फील्ड के लिए तो ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड हो गया, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे कोई जेनेटिक चीज़ नहीं करी। सो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। लेकिन MS स्वामीनाथन जी ने दोनों पर ही काम किया। दैट वाज अ कमेंडेबल थिंग कि उन्होंने दोनों की इम्पोर्टेंस को समझा। एंड द थर्ड थिंग जिसके बारे में उन्होंने काम करा, दैट इज़ जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन। ही फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू मेक जीन बैंक्स, राइट, एंड द अनदर थिंग इज़ द सीड बैंक्स, ताकि हम जो सीड वेराइटीज़ हैं उन्हें प्रिजर्व कर पाएँ फॉर द लॉन्गर टाइम। दिस वॉज द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ Mr. MS स्वामीनाथन जी। द अनदर थिंग, or we can say the another scientist, he was a statistical engineer actually, whose name was PC Mahalanobis. He was the designer, or he was the major personality behind our second 5-year plan. अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, so you are well aware about this, who was the person behind it. He was the very major personality actually. उन्होंने क्या क्या फॉर्मुलेट करा है या क्या आई कैन से इस्टेब्लिश करा है। द फर्स्ट थिंग इज़ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। द अनदर थिंग इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे, जो कि आज के टाइम पे हम जिनकी रिपोर्ट्स कोट करते हैं ना,
ही वॉज द फाउंडर ऑफ दीज थिंग्स. एंड अनदर थिंग जो कि उनका कोर डोमेन था ही स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, उन्होंने इसमें काम करा. अब ये वाला जो पॉइंट है इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ही वॉज द डेवलपर ऑफ मेहलोनोबिस डिस्टेंस. नो व्हाट इज़ दिस? देखिए, अगर आप कभी लार्ज सैंपल लेंगे ना पॉपुलेशन में, सो फॉर एग्जांपल मैं अगर इंडिया में दिल्ली में लेकर देखूँ, तो यहाँ पर लेट अस सपोज दिस इज़ एजम्पशन कि यहाँ पर यूथ, वुमेन और ओल्ड एज पर्सन, यहाँ पे 50 लोग हैं, यहाँ पर 40 लोग हैं, और यहाँ पर ओल्ड एज जो लोग हैं दैट आर 15. एज्यूम कि ये पॉपुलेशन का जो एक सर्वे था वो ये कह रहा है. लेकिन इसे हम कैसे यूनिवर्सलाइज कर लें? इशू इज़ दिस. फॉर एग्जांपल दिल्ली में ही अगर एक छोटी जगह ले लें, फॉर एग्जांपल हम राजेंद्र नगर की बात कर लें, तो वहाँ पे भी अगर सेम चीज़ ली जाए तो ऑब्वियसली क्या पता यहाँ पे 50 की जगह 40 आ जाए, यहाँ पर 30 आ जाए, यहाँ पर क्या पता ज़्यादा होके बढ़ के 20 आ जाए. सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑब्वियसली, क्योंकि हम जनरलाइज नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों को. तो अब हम कैसे यहाँ पे एवरेज निकालें विद अ मिनिमल एरर? सो ही डिस्कवर्ड दिस कॉन्स्टेंट नेम्ड मेहलोनोबिस डिस्टेंस. सो एक तरह का ये कॉन्स्टेंट है ताकि हम जो यहाँ पे एवरेज वैल्यू है उससे विदाउट नॉट विदाउट विद द मिनिमल एरर्स निकाल पाएँ. ओके, सो दिस इज़ मेहलोनोबिस डिस्टेंस. सो आई होप कि अब आप इनके बारे में तो लिख पाएंगे. नाउ द अनदर पर्सनैलिटी इज दिलीप मेहलोनोबिस. देयर इज़ अ डिफरेंस ना, ये पीसी मेहलोनोबिस है एंड दिस पर्सनैलिटी इज दिलीप मेहलोनोबिस. मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ इसलिए लगाया ताकि आपकी जो मेमोरी है, वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वहाँ पर ये चीज़ें स्टोर रहें, राइट. इनके बारे में तो बहुत ही जो आप कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं. ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी. जो आज के टाइम पे हम ORS यूज़ करते हैं ना, ही वॉज द पर्सन बिहाइंड इट. ओके, जो कि जनरली हम डायरिया के टाइम पे यूज़ करते हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो वर्कड एट दैट टाइम इन द फील्ड ऑफ कॉलरा कंट्रोल. एंड इन्होंने वर्ल्ड वाइड हेल्प करी लोगों की इसे कंट्रोल करने में, राइट. क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर भी इसके अगेंस्ट भी काफ़ी काम करा है. एंड आई मस्ट टेल यू कि जो ये ORS है ना, हम जनरली इसे दिन में अगर कभी हम बीमार होते हैं, सो हमें अवेयरनेस नहीं होती, तो हम इसे 2 पैकेट पी लिए, 3 पैकेट पी लिए दिन में, हमें लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी में, तो अच्छी बात है. बट नो, देयर इज़ अ कंडीशन कि आपको दिन में 1 लीटर में जो 1 सैशे आता है ना, दैट इज़ एनफ फॉर द ह्यूमन बॉडी. सो डोंट ओवर कंज्यूम दीज मेडिकल थिंग्स. It's a humble request to all of you. Now let us talk about the missile man of India, Mr. APJ Abdul Kalam. और जिनको APJ की फुल फॉर्म पता है, प्लीज़ कमेंट इन द चैट बॉक्स बिलो. देखते हैं कितने लोगों को पता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम है इनका. तो देखते हैं अब इनकी अचीवमेंट्स के बारे में. फर्स्टली, ही वर्कड इन DRDO, ही वर्कड इन ISRO, ये तो आपको पता ही है. और इन्होंने UAV की फील्ड में काम करा. अब आते हैं इनकी मेजर जो उपलब्धियाँ. ही वर्कड इन SLV-3 प्रोजेक्ट. नो व्हाट इज़ दिस SLV-3? व्हाट इज़ दिस SLV? इसकी फॉर्म क्या है? इट इज़ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट, राइट. और इसके थ्रू इंडिया ने अपनी रोहिणी जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च करा था. इट वॉज अ मेजर अचीवमेंट इन 1980s. ओके, द अनदर थिंग, ही वर्कड इन द स्फीयर ऑफ इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट. Okay, cryogenic. Remember this word. Cryogenic means below the temperature of 0 is termed as cryo. Okay, ये जो cryo term है ये ठंडी चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है. तो आगे कभी भी cryo term है तो इसका मीनिंग यही है कि वहाँ पे टेम्परेचर 0 से नीचे रहने वाला है. उसके बाद इन्होंने काम किया प्रोजेक्ट डेविल में और प्रोजेक्ट वेलिएंट में. ऑब्वियसली ये नाम नहीं पता होंगे आप लोगों को, क्योंकि ये जनरली नहीं पढ़े जाते हैं. तो जो प्रोजेक्ट डेविल है, इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल. ओके, इसका नाम क्या है? कमेंट, ये आप ही करेंगे. एंड द अनदर थिंग विच इज़ प्रोजेक्ट वेलिएंट इट इज़ रिगार्डिंग टू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. इसकी भी एग्जाम्पल आप ही कमेंट में लिखेंगे. एंड दिस इज़ ऑल्सो करंट एग्जाम्पल. ये तो आई होप कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी हमने रिसेंटली ही उसे अप्रूव करा है, जिसकी वजह से चाइना काफ़ी घबराया हुआ है. ओके, द अनदर थिंग, ही इज़ अ पार्ट ऑफ
Operation Shakti, which is regarding Pokhran. I'm sorry, it is Pokhran second. And the third thing is, and the sixth thing is Kalam Raju stunt. Now, what is the stunt actually? It is not related to ISRO or some another things. It is actually a spring-like structure which is used to prevent heart attacks. I will explain you a bit. For example, this is heart. Okay, ऐसे ही दिखता है, ऐसे वाला नहीं होता हार्ट. ओके, कुछ इस तरह ही दिखता है. तो अब यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो हार्ट से निकल के हार्ट में ही वापस प्योर ब्लड जब सप्लाई करती है. ओके, तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, जो ये वाली आर्टरी है ना, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है इस तरह से. तो ब्लड की जो फ्रेश ब्लड की सप्लाई है वो हमारे हार्ट को हो नहीं पाती है. ये लंग से आती है एक्चुअली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में. लेकिन जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो यहाँ पर जो फ्रेश जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हार्ट तक नहीं पहुँच पाता. सो इट विल लीड्स टू हार्ट स्ट्रोक, जो हार्ट अटैक्स आते हैं, यही कारण है. तो जो ये स्टंट है, इट इज़ अ डिवाइस जो कि क्या करता है, ये जो आर्टरी है यहाँ पर इस तरह से एक स्प्रिंग फिट कर देता है. तो जो ये कोलेस्ट्रॉल वाला एरिया इसे ओपन कर देता है. दिस वॉज द मेजर फंक्शन ऑफ स्टंट. गॉट इट? सो दीज वर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम. ऑब्वियसली ये स्टंट्स पहले से एग्जिस्ट करते थे, बट दिस कलाम राजू स्टंट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव. बहुत ही सस्ता था और हर एक आदमी से अफोर्ड कर सकता था ऑब्वियसली. इसीलिए अब्दुल कलाम जी ने इस पर भी काम किया विद अ सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी ऑब्वियसली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट our second last scientist, and whose name is CNR Rao. He described the relation between transitional metal oxide and their structural chemistry. अब the question is कि ये जो transitional metal है, what is this? देखिए, कोई भी metal जो कि अपनी आयनिक स्टेज में आ सकता है, जैसे कि अपने एग्जाम्पल में आपको मैं बता सकता हूँ इसमें कैडमियम, आपने निकल का नाम सुना होगा. ऑल दीज आर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. ये जैसे ही ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं ना, तो इनकी जो स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री है उसमें क्या चेंजेस आते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, उस सब के बारे में जो रिलेशंस है वो फाइंड करे थे CN राव जी ने. अनदर थिंग इज ही सिंथेसिस द 2 डायमेंशन ऑक्साइड मटेरियल. ओके, उसके बाद इन्होंने काम करा हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बनाने में, which was very useful in the present day electronic things. Another thing he worked on Y junction carbon nanotube. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अब नैनो ट्यूब के बारे में या नैनो स्ट्रक्चर्स के बारे में कभी भी आए. सो यू विल कोट दिस पर्सनैलिटी CN राव. ओके, Y junction carbon nanotube. And at last he worked on hydrogen energy research. Okay, अब लास्ट बात करते हैं द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन Mr. S. Ramanujam, right? Now, he developed this theory of partition. Now, what is this theory of partition? I will explain in a very short manner. For example, अगर 3 है तो मैं 3 को 2+1 लिख सकता हूँ, मैं इसे 1+1+1 भी लिख सकता हूँ. ओके, ऐसा लिखा जा सकता है. 5 को भी इस तरह से कई बार लिखा जा सकता है. तो ऐसे कितनी बड़ी टर्म्स होंगी, मैं उसे कितनी तरह से लिख सकता हूँ. तो उसके लिए एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट करा इन्होंने थ्योरी ऑफ पार्टीशन में. द अनदर थिंग ही वर्कड ऑन वाज मॉक थीटा फंक्शन. इट इज़ थीटा. ओके, अब मॉक थीटा फंक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो ये यूज़ जनरली जो होता है, इट इज़ मोस्टली रिगार्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी. अब स्ट्रिंग थ्योरी क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों को मिलके दुनिया बनी है, एक छोटे छोटे स्ट्रिंग्स को लेकर. एंड जो ये स्ट्रिंग थ्योरी है ना, इट विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग और इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक होल, कि वो किस तरह से बना है. तो हमने इस थ्योरी की हेल्प से उसे भी समझा. सो आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स में भी रामानुजन जी की जो कंट्रीब्यूशन है उसका कितना बड़ा रोल है. अगेन मैंने आपको बता ही दिया था ब्लैक होल की स्टडी के बारे में. सो इसकी मदद से हम ब्लैक होल एंट्रोपी के बारे में भी स्टडी कर पाते हैं. एंड अगेन इनके बर्थडे पे हम नेशनल मैथमेटिक्स डे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं. एंड आई होप आपको वो डेट पता हो. जिनको नहीं पता है उनके लिए द डेट इज़ 22 December. सो दीज वॉज द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ ओवर 16
Indian scientist. I hope you enjoy this video. Thank you very much and have a very nice day.